थोड़ा सा बताइए एनएफसी के बारे में, आवाम के लिए फायदेमंद है, कहाँ है, किसी ने देखा? देखो मेरी बात सुनो, जी, तुम लोगों को क्या शौक है इन चीजों में बात करने का? कोई शौक नहीं। नहीं तो फिर क्यों करते हो? आप हैं तो मैंने पूछ डाला। इसका मैं जवाब दूंगा। वो आपका पे जो अब मेरा स्लॉट कटेगा और वो चल रहा होगा हर जगह। शब्बर साहब कह रहे हैं कि होना चाहिए, शब्बर साहब कह रहे हैं होना चाहिए। आम आदमी और बजट। देखिए, हम लोगों ने पाकिस्तानी माशरे ने जिस तरह से हमने इस बजट के मौसम को हमने बना लिया है, इसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक आम आदमी से नहीं है। हमने इसको सेंसेशनल बना दिया है। अच्छा, मतलब है ना कि आप बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। आईएमएफ जरूरी है, मजबूरी है? IMF हमारी आदत सी बन गई है, हमें निकल जाना चाहिए। IMF हमें वही दवाई पिलाई जा रहा है और हम उस दवा को पी जा रहे हैं। देखिए, गलती उसकी हमारे पीने की है, उसके पिलाने की नहीं है। बजट आए बजट जाए, आम आदमी की परेशानी वहीं पर रहेगी, क्योंकि जो पाकिस्तान में महंगा हुआ बड़ी मुश्किल से कम हुआ। किस पाकिस्तान की बात कर रही हो? मैं अपने पाकिस्तान की बात नहीं, कर रही हूँ। कौन सा पाकिस्तान? यही जो है। मैं क्लिफ्टन ब्रिज से क्यों उतरूं नीचे? मेरी क्या परेशानी है? क्या है, क्या बात है इसमें? है की क्या बात है इसमें? भाई की बात भी नहीं क्यों? है। फिर तो कोई तब्दीली नहीं है, क्या? फिर तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। वही एक तब्दीली वाला बेचारा अडियाले में बैठा है। वही तब्दीली तुमने लफ्ज हुआ तब्दीली वाला एक था ना, बेचारा अडियाले में बैठा है ना। कराची नजरअंदाज होता है, कराची वाला नजरअंदाज होता है। कभी आप बताएं, उर्दू, पठान और सिंधी साथ बैठे हैं? तो अगर आप साथ नहीं बैठेंगे तो कैसे शहर चलेगा? अस्सलाम वालेकुम, आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। बजट से मेरा और आपका वास्ता क्या है, हम पर कितना फर्क पड़ेगा, और इस सब के साथ साथ ये भी कि ये नंबर्स की इन गेम्स के अंदर आम आदमी कहाँ खड़ा है। हमने आज दावत दी है शब्बर जैदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, तारीफ की आपने, बड़ी मेहरबानी। जैदी साहब, ये फरमाइएगा, आम आदमी और बजट, हम हमेशा बात करते हैं बजट से एक आम आदमी क्या तवक्कुआत रखे, मुलाजमत पेशा अफराद क्या तवक्कुआत रखें। तवक्कुआत रखनी भी चाहिए, क्या हमारा इससे कोई इतना रब्त है भी कि नहीं? देखिए, हम लोगों ने पाकिस्तानी माशरे ने और जिस तरह से हमने इस बजट के मौसम को हमने बना लिया है, इसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक आम आदमी से नहीं है। पहले ये समझ लें कि बजट है क्या चीज़। सही। बजट जिस तरह आपका घर का खर्चा होता है और घर का आमदनी होती है, इसी तरह एक मुल्क की भी खर्चा होता है और आमदनी होती है, ठीक है। और उस मुल्क की खर्चा और आमदनी को अगर आप सिस्टम में चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस खर्चे और आमदनी को आपने हर साल जाकर असेंबली से अप्रूव कराना होता है कि जो आपका खर्चा है, इस साल पिछले साल का खर्चा आप दिखाते हैं और ये आपकी आमदनी है। फिर अगला साल जब शुरू होगा, जुलाई 1 से शुरू होगा, तो गवर्नमेंट जाके बताएगी कि हमारी ये एक्सपेक्टेड आमदनी है और ये हमारा खर्चा है। ये असेंबली में रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की प्रेजेंट करने की, और गवर्नमेंट उसको प्रेजेंट कर देती है, ठीक है। अब जो खर्चा और आमदनी गवर्नमेंट की होती है, उसका ताल्लुक टैक्सेस से होता है, गवर्नमेंट के अखराजात से होता है, तो उस तरह से ये आम आदमी पे अफेक्ट करता है कि गवर्नमेंट फैसला करती है कि पेट्रोल पे टैक्सेस बढ़ा दे, पेट्रोल लेवी कम कर दे, तो आम आदमी का उससे ताल्लुक हो जाता है थोड़ा बहुत। मगर टेक्निकली स्पीकिंग इसका डायरेक्ट ताल्लुक आम आदमी से नहीं है। ये गवर्नमेंट की अपना हिसाब किताब असेंबली को देना है, और आपको 30 जून 2000 किसी भी 30 जून से पहले देना होता है, क्योंकि जुलाई से नया साल शुरू हो जाता है। तो 30 जून, जैसे अब ये 12 को बजट आएगा, तो 12 से लेकर 30 तक इस पर बहस होगी और 30 से पहले ये पास हो जाएगा। मजबूरी है पास करना, क्योंकि अगर पास नहीं हुआ था तो अगले साल के खर्चे नहीं हो सकेंगे। तो ये है बजट बेसिकली। और इसमें कोई अच्छा, अब इसमें हमने इसको सेंसेशनल बना दिया है। अच्छा, मतलब है ना कि आप बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, तो उसमें मगर आम आदमी को, अच्छा अगर आप देखें ना, अगर आप अमेरिका में रहे हैं, आप इंग्लैंड में रहे हैं, तो वहाँ पे कोई बजट की चीज़ नहीं होती। ये सिर्फ ये सारा खेल इंडो पाकिस्तान का ही है। इंडिया के बाद बजट आएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, ख़त्म होगी। अगर महंगाई है तो वो एक साल के बजट से सही नहीं होती। अगर महंगाई आमदनी है तो एक साल का बजट कोई किसी कौम की तकदीर तब्दील नहीं कर सकता।
और ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों का कि एक बजट भी आ जाए और फिर उसके बाद में कम से कम तनख्वाह 1 लाख रुपए होनी चाहिए, तो आपको ऐसा लगता है कि ये फिजिबल है? और साथ के साथ क्या आपको ऐसा नहीं नहीं, लगता आपने कि किसने अगर कहा कि 1 लाख होनी चाहिए? ये आजकल बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, अच्छा। बहुत कुछ चल रहा है, आप यकीन कीजिए इंतजामी उमूर के ऊपर तो चल ही रहा है। मैंने सोचा कि ये आपके शोबे से नहीं, मुंसलिक आप एक बात बताएं थी, कि तो 1 हमने लाख सोचा कि रुपए हम ही मिनिमम पूछें। वेजेस 1 लाख रुपए होनी चाहिए। ये कैसे पॉसिबल हो नहीं, ये पाएगा? फिगर आपने कहाँ से ली, मैं पूछ रहा हूँ ये। नहीं, मैंने तो आपसे वो पूछा जो आजकल डिजिटल मीडिया पे चल रहा है, नहीं, जो आजकल नहीं, नहीं, तंज़िए चल रहे हैं नहीं, नहीं, कि भाई मैं कम से कम ये होना चाहिए और इंसानी बुनियादों पर तो यही होना चाहिए, इससे कम तो गुजारा ही नहीं है। जो पेट्रोल प्राइसेस हैं और जो कमोडिटीज़ हैं और जो सारे के सारे खर्चे लोगों के चल रहे हैं, तो इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता। देखिए, बात जो जो ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए होनी चाहिए मिनिमम वेजेस, वो पाकिस्तान के आम आदमी का जो खर्चा है और जो महंगाई का लेवल है, उस हिसाब से वो गलत नहीं कह रहा। अब पहले हम ये फैसला कर लेना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम एक आदमी की, उस आदमी की बात कर रहे हैं जो सपोज करें कि वो मियाँ बीवी हैं, उसके 3 बच्चे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। अब उसमें अगर उनके पास घर भी किराए का है, अगर घर किराए का है और एक मियाँ बीवी और 3 बच्चे हैं, तो 1 लाख से कम पे वो अपना गुजारा नहीं कर सकते, ठीक है। मगर मेरा कहना है कि ये जो 1 लाख आप बात कर रही हैं, मैंने इसलिए आपसे बार बार पूछा ना, ये फिगर आप कहाँ से ला रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज वो 30-35 के आसपास है। जी। तो आप 3 गुना की बात कर रही हैं। बात तो ये हुई ना, अगर आज वो मिनिमम वेजेस, इसको मिनिमम वेजेस बोलते हैं, मिनिमम वेजेस अगर 30-35 है, 40 है, तो आप 40 से 1 लाख करने की बात कर रही है ना। बात ये दुरुस्त है कि अगर कोई एक आदमी 3 बच्चों के साथ रह रहा है तो 1 लाख से कम में गुजारा नहीं है, ये बात, इसमें कोई सेकंड व्यू नहीं है। मगर क्या गवर्नमेंट और लोग उसको 40,000 से 1 लाख कर सकते हैं? ये इशू है, ये इशू है। और ये रियलिटी है कि आज के हिसाब से जो 400 रुपये का पेट्रोल है, उस 400 रुपये के पेट्रोल के हिसाब से अगर उसको 10, 12, 15 मील आना जाना है तो वो नहीं हो सकता। और ये जो मुबाहिसे हैं, देखिए अच्छा, ना, मेरा इस पे बिल्कुल मुख्तलिफ व्यू है। प्लीज़ बताइए। मेरा इस पे व्यू ये है कि आपके यहाँ जो खातून है, वो आपने बच्चा पैदा करने के लिए रखी हुई है, बस। आप इसे 2 तनख्वाहें क्यों नहीं कर लेते? ये एक स्मार्ट सॉल्यूशन हो सकता है। यही सोल्यूशन है दुनिया में। यही सॉल्यूशन है। दुनिया में यही सोल्यूशन है। आप कह रहे हैं कि मेरी एक बीवी होगी जो सारा दिन घर बैठी रहेगी, बच्चे पैदा करती रहेगी, ठीक है, और मैं अकेला कमा के लाऊंगा और मैं 1 लाख कमाऊंगा और ये एक बीवी और 3 बच्चे खाएंगे। मैं कह रहा हूँ बीवी 40-50,000 कमाए, शौहर 40,000 कमाए, 80,000 में तो गुजारा हो जाएगा। अब ये हमारे यहाँ जो बुनियादी मसला है वो ये है कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो बुनियादी मसला आज पाकिस्तान में। अच्छा, अब जो गरीब है, बिल्कुल गरीब है, वो कर रहा है, बिल्कुल गरीब में औरत काम कर रही है। मिडिल क्लास में मुश्किल है। लोअर मिडिल क्लास इसमें फंस रही है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास के पास औरतें काम नहीं करती, वो घर पे जाके काम नहीं करेगी, मासी का काम नहीं करेगी, वो नहीं कर सकती बेचारी सोशल प्रेशर की वजह से। तो वो जो फैमिलीज़ हैं जिनमें एक कमाने वाला है और 5-5 है, अगर उसके माँ बाप भी ज़िंदा हैं तो क्या होगा? ये एक सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। आपको औरतों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी टू सबसिस्ट द फैमिलीज़। ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात, जब औरत एम्प्लॉयमेंट करेगी तो उसके 8 बच्चे नहीं हो सकते। पाकिस्तान का मसला ये है, ख़ास तौर पे फ्रंटियर का मसला ले लें, कोई औरत एम्प्लॉयमेंट नहीं करती, 8 बच्चे पैदा होते हैं, आबादी बढ़ रही है। तो ये एक जो ना मिनिमम वेजेस आप लाख रुपए कर दूंगा मैं लाख रुपए, वो बच्चे पैदा होते रहेंगे, तो आपको औरतों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी जो आपका आबादी का निस्फ हिस्सा है, और वो घर बैठी रहती है, और वो और तो अब आप कहेंगे कि औरतों को बाहर निकाल रहे हैं, फिर ये रौला, ये एक सोशो इकोनॉमिक इशू है। अब लोग इसको कहते हैं शब्बर साहब 40,000 बढ़ाना नहीं चाहते, औरतों को बाहर लाना चाहते हैं, वो ये कहेंगे ना, जो मैंने बात अभी आपके सामने की है। बट ये दुनिया में बता दें, आप दुनिया में देखें कौन सा मुल्क है जहाँ औरतें घर पे बैठी हैं?
यहाँ तो ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद भी ऐसा हो जाता है क्या कि ख़वातीन कोशिश के बावजूद उनका दिल होता है कि मैं जो हूँ ना बर्डन शेयर करूँ, या मेरे अपने कुछ एम्बिशंस हैं, ख़वातीन नहीं कर पाती बड़ी हद तक। और अब तो फिर बहुत बेहतर हो गया, 10-20 साल पहले तो ये भी नहीं, मुश्किल खत्म था। हो गया। नहीं, मगर देखिए ना, अब हाँ। तो बात उसकी नहीं है ना। अब तो अगर वो काम नहीं करेगी तो घर का गुजारा नहीं हो सकता ना। सवाल लेट्स बी क्लियर, करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा ना। अब वो मजबूरी वाली बात है ना, अब वो ये वाली बात ख्वाहिश की बात नहीं है। अब ख्वाहिश का टाइम गुजर गया ना। अब अगर 80,000 शौहर की हो जाती है, 80, 50, 70,000, 50,000 औरत की हो जाती है, तो दोनों मिलकर अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, बच्चे पढ़ लिख लेंगे। अब हम ये बात मानने को तैयार नहीं है। IMF ज़रूरी है, मजबूरी है, हम इससे निकल जाएंगे और इसके बगैर हम चल नहीं पाएंगे। ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, IMF हमारी आदत सी बन गई है, अच्छा। हमें निकल जाना चाहिए IMF से। मैं पिछले 3-4-5 साल से ही कहता रहा कि IMF में रहना चाहिए, मगर मैं अब ये कहना चाहता हूँ बड़े ब्रिलियंटली कि हमें IMF से निकल जाना चाहिए। कैसे हो पाएगा? नहीं, दो चीज़ें। मैं नहीं, पहली बात तो कैसे निकलेंगे वो बाद में आता है। क्यों निकल जाना चाहिए? इसलिए कि IMF हमें वही दवाई पिलाए जा रहा है और हम उस दवा को पी जा रहे हैं। देखिए, गलती उसकी हमारे पीने की है, उसके पिलाने की नहीं है। वो हमें वही दवाई पिलाए जा रहा है जो हमारी तरक्की में बाज़ जगह पर रुकावट बन रही है। ठीक है, और हमें वो दवा, हम उस दवा को, उनसे कहते हैं आप दवा चेंज करें, तो वो तैयार नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या हम वही दवाई पीते रहेंगे और इस तरह चलते रहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कर सकते। अब आपका सवाल होगा कि क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम IMF से निकल सकें? बिल्कुल यही सवाल है। सवाल ये है ना, सवाल ये। अब सवाल ये है, इसका जवाब ये है कि थोड़ा सा झटका ले लें, पैसे अपने रिजर्व में से कम कर दें, और जिन लोगों की आपने मदद की है पिछली जंग में, जो मेरे अंकल रहते हैं वाशिंगटन में, जिनकी मैंने बड़ी मदद की है पिछली जंग में, उनसे क्या थोड़े पैसे दे दें? इतना आसान है? तारीफ तो वो भरपूर करते हैं। तो तारीफ कर रहे हैं ना, तो पहले तारीफ तो बहुत कर दी ना उन्होंने। तो आप कहना सर हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, थोड़े से पैसे दे दें, तो ये भी तो कहने की हिम्मत डालें ना। आप तारीफ सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बड़ी तारीफ की। अब उन्हें कहे भाई हमारे घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप हमें 10-20 बिलियन रुपये दे दें, इससे इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी चीजें। IMF के तो 7 बिलियन ही है ना। तो उन्हें कहना कि आप तारीफ करे जा रहे हैं, ज़बानी तारीफ करे जा रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहे हैं, को पैसे भी देना। ऐसे नहीं, खाली तारीफ नहीं चलेगी। और मक्के मदीने वालों को भी बोले, उनको भी कहें, दोनों को उनसे ही ले रहे हैं ना। वो वॉशिंगटन वालों से भी कहें, इनसे भी वॉशिंगटन कहें। वाले को बोले कि मक्के मदीने वालों को बोले कि हमें देते। अच्छा, आपने तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला बता दिया। क्या? वॉशिंगटन वालों से कहे, मक्के मदीने वालों को बोलो कि हमें दे दे। यस। तो ये तो थोड़ा घूम के आया, लेकिन अच्छा है। मक्के मदीने से आएगा ना, बाबरकत भी होगा। अच्छा, भाई भी तो है। अब देखिए, मैंने आगे के लिए रखे थे सारे के सारे सवाल ना, ईरान के ऊपर, इसराइल के ऊपर, और सऊदीया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर, अमेरिका को पाकिस्तान ने कितना सपोर्ट कर दिया उसके ऊपर मैंने आगे थोड़ा ले जाके रखे थे। लेकिन चूंकि अब आप ये ले आए हैं मौजूद, तो मैं सोचती हूँ कि बजट वाले क्वेश्चंस बाद में पहले ये कर लेते हैं। बजट वाला कर ले पूरा, वो भी कर लो पूरा। कर। अच्छा चलिए, मुझे थोड़ा सा बताइए NFC के बारे में, आवाम के लिए फ़ायदेमंद है, कहाँ है, किसी ने देखा? देखो मेरी बात सुनो जी। तुम लोगों को क्या शौक है इन चीज़ों में बात करने का? कोई शौक नहीं तो फिर क्यों करते हो? आप हैं तो मैंने पूछ डाला। नहीं, मुझे ये बताइए, आप ईमानदारी से हमने ये सोचा कि आवाम के लिए आप बता दें। ईमानदारी से ही बताओ, ईमानदारी से, कि ये 4-5 आदमी बैठे हुए हैं, नीचे चौकीदार बैठे हैं, वो बंदे बैठे हुए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट है NFC से? कहीं तो फायदा होगा इसका। नहीं, ये जारगन नहीं ना तुम्हें समझ आएगी। नहीं, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें समझ नहीं आएगी। अगर समझ भी आ गई तुम समझ, उसकी इम्प्लीकेशन नहीं समझ पाओगी। तो ये तो अंग्रेजी के जारगन, तुमने कहा NFC में क्या होना चाहिए, ये हमने जारगन लोगों के दिमाग में डाल दिया, NFC। और इससे कुछ हो सकता है क्या? और इससे कुछ हो सकता है, ये भी लोगों के दिमाग में बैठ गया। एक आम आदमी के लिए नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, उस NFC का बोलता है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। अब एक आम आदमी के लिए जिसने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट उसने नहीं पढ़ा है, या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं, उसको NFC की समझाना और फिर उसकी इम्प्लीकेशन समझना और उसको अनडू करना तो टाइम लग, उसको मतलब वो बेचारा इधर उधर फिरेगा ना।
आप बताएंगे तभी भी नहीं इधर उधर नहीं वो तो करेगा। नहीं मैं तो बताऊंगा तो समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि तुम उस दरिया में क्यों घुसना चाहती हो। नहीं, अच्छा। आप समझे मेरी बात। देखिए, जी, जी। अच्छा, अब बात ये है कि अगर आप एनएफसी को बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में समझना चाहते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि जितनी आमदनी पाकिस्तान की होगी फेडरेशन की, उसमें से कितने पैसे सूबों को मिलेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन को एनएफसी बोलते हैं। अगर 100 रुपये कमाएगा पाकिस्तान तो 50 सूबों को मिलेंगे, 50 फेडरेशन में रहेंगे, इसको एनएफसी बोलते हैं। समझ आई बात? नहीं, दोबारा समझाओ कि कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी फेडरेशन और सूबों में, और फिर जो सूबों में आएंगे उनमें आपस में सूबों को कितने मिलेंगे। पहले एक हॉरिजॉन्टल होती है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सॉरी वर्टिकल होती है, फिर वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। पहले 100 में से 50 आए, वो चारों सूबों में जाने हैं, फिर 50 को चारों में डिवाइड करना है। ये है एनएफसी। इतनी सी बात है। इतनी सी बात है। अब ये इतनी सी बात है, अब इस पर एक पाकिस्तान का इंटेलिजेंट दिमाग है, मैं उसको इंटेलिजेंट दिमाग बोलता हूँ, वेरी इंटेलिजेंट दिमाग। पाकिस्तान का बहुत इंटेलिजेंट दिमाग है, उसने एक फैसला किया हुआ है। उस इंटेलिजेंट दिमाग के साथ लोग कह रहे हैं कि आप इसे चेंज करें, वो कह रहे हैं हमें चेंज नहीं करना। अब जो कह रहे हैं कि चेंज करें, उनमें पार्टली मैं भी शामिल हूँ कि हाँ देख लें दोबारा से, इसमें चेंज करने का टाइम ज़रूरत है। वो कह रहे हैं नहीं, चेंज नहीं करना। वो इंटेलिजेंट दिमाग कौन है? कौन है? आप बताएं। आप बताएं ना। आसिफ अली जरदारी। ये 18वीं तरमीम में आया था। 18वीं तरमीम में एनएफसी में सूबों का रेट, सूबों का शेयर फ्रीज हो गया था। आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो जरदारी साहब ने आइन में तरमीम डलवाई थी कि आप उसको कम नहीं कर सकते। अब जो सारी कहानियां चल रही हैं वो इस बात पे चल रही हैं कि वो क्लॉज निकाल दे, कम ज़्यादा होने का राइट होना चाहिए। तो आपने मुझे से वो सवाल किया है, आप ये चला, आप ये, इसका मैं जवाब दूंगा। वो आपका पे जो अब मेरा स्लॉट कटेगा और वो चल रहा होगा हर जगह, शब्बर साहब कह रहे हैं कि होना चाहिए, शब्बर साहब कह रहे हैं होना चाहिए। तो ये आप चाहती हैं मैं इस पर कमिट कर दूं? आप कर दें, मैं पूरी राय चला नहीं, दूंगी। आप ये कह रही हैं कि मैं कह दूं कि एनएफसी में का वो अमेंडमेंट आनी चाहिए 18वीं तरमीम को, यही कह रही है ना आप? कि मैं ये कमिट कर लूं कि 18वीं तरमीम की अमेंडमेंट होनी चाहिए। आप यही मुझसे पूछ रही है ना? कि मेरा तो सीधा सा सवाल क्या, आप ये फरमाइए कि ये जो हिस्सा सूबों का है, इसे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए? आप इस अप्रोच के साथ हैं? नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या आइन में उसको चेंज करने की राइट होनी चाहिए, या उसमें जो फ्रीजिंग की हुई है कि कम नहीं हो सकता, वो रहना चाहिए। आपकी ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? कोई ओपिनियन नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मतलब, ठीक है बात? ऐसे कैसे हुआ कि ओपिनियन नहीं है? क्या? मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं शब्बर जैदी साहब से बात कर रही हूँ। मेरी ओपिनियन इसलिए नहीं है। आपको बताना नहीं है? नहीं, हाँ बताना नहीं है, एग्रीड। हाँ बताना नहीं है, जैसे ही बता दें। नहीं बताना नहीं, इसलिए पूरी ओपिनियन चलाएंगे। इसलिए नहीं बताना कि नहीं, ये बड़ा इस वक्त सेंसिटिव सब्जेक्ट हो गया है। ऐसे ही है। अब मैं इस पे ओपिनियन दे के ना, अभी मैं वेरी फ्रेंकली मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, ये बड़ा इस वक्त गिव एंड टेक की बात हो गई है कि ये करना है या नहीं करना। लेकिन अब मैं अपनी पोजीशन आपके सामने आज वाजे कर दूं कि इसको चेंज होना चाहिए, तो फिर मैं वो आदमी नहीं हूँ कि बाद में बैक ट्रैक कर लूँगा। नहीं जी, मैंने कल कहा था किरण के साथ, अब मैं चेंज कर रहा हूँ। जब एक दफ़ा बात हो जाएगी तो हो जाएगी ना। ठीक है। तो मुझे एक दफ़ा बिलावल से बात करने देना। पूछ लेता हूँ उसके दिमाग में क्या है। कर लीजिए। उसके दिमाग में क्या है, वो क्यों पोजीशन, वो अगर मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर चेंज होना है तो होना है, पाकिस्तान के लिए जो अच्छा है वो होना चाहिए, मजबूरी में होना चाहिए। उन लोगों का भी तो कोई जवाब होगा ना जो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, वो क्यों है आपके ख्याल में? वो क्यों कह रहे हैं? कुछ तो उनके दिमाग में भी होगा। आप बताएं क्या है। मेरे ख्याल से मैं सवाल करने के लिए बैठी हूँ। अपना तजिया मैं भी नहीं दूंगी। वो इसलिए कि उनका विफाक पे एतमाद नहीं, कि बिल्कुल कालाबाग डैम वाला केस है कि आपके आपस में ट्रस्ट खत्म हो गए। सब दूध के जले हैं। नहीं, दूध के जले तो कोई नहीं है, बट छाछ फूंक के नहीं पी रहे। नहीं, सास बहू वाला केस है बस।
वो मतलब नहीं मानना नहीं मानना। अरे आप देखें ना, बहुत बिला वजह लड़ाई है। वो नंद बाबा वाला केस है, बस वो नंद है बाबा जय इस तरह चल रहे हैं। अब वो आपस में क्यों नहीं साथ मिलकर रह सकते? वफाक के ऊपर सूबों का ट्रस्ट क्यों नहीं है? नहीं है ना, आज है, बार बार ये लगता आज है, नहीं है ना, क्यों नहीं है? कालाबाग डैम का मसला क्या है? कालाबाग डैम एक सब्जेक्ट है ना। आपने एक इश्यू रेज किया, पाकिस्तान का पानी समंदर में जाके ज़ाय हो रहा है, आप रिजर्वायर नहीं बनाना चाहते, नहीं बना रहे ना, गलत सही जो भी बात है, मगर नहीं बनाना चाहते आप, तो उसकी वजह ये है कि आपस में ट्रस्ट गैप हो गया है ना। तो मैं एज ए पाकिस्तानी ये कहता हूँ कि इस ट्रस्ट गैप के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। बहुत बड़ा ट्रस्ट गैप है, बहुत बड़ा ट्रस्ट गैप है। इस ट्रस्ट गैप को ब्रिज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता। और इसके नुकसान बहुत नुकसान शिद्दत बहुत के बहुत साथ ज्यादा आ रहे हैं सामने। आ रहे हैं सामने ना, आ रहे हैं सामने। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान साहब मेरी टर्म का वज़ीर आज़म था, एक भी रात कराची में नहीं गुजारी कभी। पिछले तीन वज़ीर आज़मों ने एक भी रात कराची में नहीं गुजारी। तो आपका ट्रस्ट गैप है ना। बिल्कुल है। आप मेहमानों की तरह आते हैं चले जाते हैं, आपको मुल्क नहीं समझ रहे ना। तो हम लोग फिर क्या सोचते हैं जब हम कराची में बैठे होते हैं, हम क्या बोलते हैं, यार ये क्या मजाक है, आपने क्या मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान मैं तो इमरान खान की गवर्नमेंट में था ना, मैं खान साहब को कहता था, खान साहब कराची में चले, आ जाते, सुबह आते थे शाम को चले जाते थे। शहबाज शरीफ साहब 4 साल से प्राइम मिनिस्टर है, एक रात भी कराची में नहीं गुजारी। आते हैं, तूफानी दौरा करते हैं, तूफानी दौरा करते हैं। अब तो तूफानी दौरा भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं है, वो भी नहीं कर रहे। क्यों? दिन ही दिन में चले जाते हैं वो। क्यों पता है? ये जाती है ना, ये वज़ीर आज़म है, क्यों नहीं आते कराची? इस वक्त कैबिनेट में देखें कितने मिनिस्टर है कराची के, जबकि कराची में अच्छे लोग हैं। इंटीरियर सिंध से एक भी मिनिस्टर नहीं है कि वो पीस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। आज इंटीरियर सिंध का कोई मिनिस्टर नहीं है फेडरल गवर्नमेंट में, एक भी मिनिस्टर नहीं वो है, उनकी पार्टी नहीं है, वहाँ कोई एमएनए नहीं है। और उन्होंने करना भी तो नहीं था, उनको जिम्मेदारियां वो बहुत एक सारी अलग देनी बात भी है, तो नहीं मगर थी। आप देखें ना, इंटीरियर सिंध का कोई मिनिस्टर नहीं है ना इस वक्त पार्टी। देखिए ना, चारों सूबों की पार्टियां अलग अलग हो गई हैं ना। पीटीआई फेडरल की पार्टी है, पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है, पीएमएलएन पंजाब की पार्टी है, और चारों अलग अलग सूबे चल रहे हैं, पाकिस्तान का है। और ये है बड़ा मसला जी। और आम आदमी एक दूसरे से प्यार करता है। नहीं, आम आदमी बेचारे को फुर्सत, प्यार और नफरत की फुर्सत ही नहीं है। वो रोटी में लगा हुआ, उसको क्या ताल्लुक है प्यार और नफरत की भी फुर्सत नफरत नहीं भी है। नहीं है। क्या बेचारा क्या करेगा, उसके पास क्या है, वो किसी को क्या, कौन सा बेचारे को क्यों किसी से लड़ेगा? एक आम आदमी क्यों लड़ेगा किसी से? उसके पास बेचारे के पास अपने इतने मसाइल है, वो क्यों किसी बुनियाद पे क्यों लड़ेगा? खाने को रोटी नहीं है, पेट्रोल प्राइस के ऊपर ही परेशानी है। नहीं पेट्रोल प्राइस नहीं, क्यों लड़े इंसान? किस बात के लिए लड़ाए, किस बात के लिए लड़ाई करें? तो इसका सीधा सा मतलब मैं क्या समझूं? क्या? मैं इसका सीधा सा मतलब ये समझूं कि बजट आए बजट जाए, आम आदमी की परेशानी वहीं पर रहेगी। पेट्रोल प्राइसेस बहुत हद तक नीचे नहीं जाएंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान में महंगा हुआ बड़ी मुश्किल से कम हुआ। 93 रुपए बढ़ाओ, 6 रुपए घटाओ, यही चलता रहेगा। नहीं देखो, बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम किस पाकिस्तान की बात कर रही हो? मैं अपने पाकिस्तान की बात कर नहीं, रही कौन हूं। सा पाकिस्तान? यही जो है। देखिए मेरी बात सुने, मैं क्लिफ्टन ब्रिज से क्यों उतरूं नीचे? मुझे क्या परेशानी है? तुम लोग मुझे क्लिफ्टन ब्रिज से क्यों उतारते हो नीचे? मैं आराम से बैठा हूँ क्लिफ्टन ब्रिज के उस तरफ। अभी चले मेरे साथ फेज 6 में, इतनी ज़बरदस्त शॉपिंग है, इतनी ज़बरदस्त दुकानें हैं, खुली सड़कें हैं, नई नई गाड़ियाँ हैं, तो आप मुझे कहती है नहीं क्लिफ्टन ब्रिज से उतरे, गोलीबार चले, फेडरल एरिया जाएँ, लियारी जाएँ। मेरी क्या ज़रूरत है क्लिफ्टन ब्रिज से नीचे उतरूँ मैं? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे क्यों क्लिफ्टन ब्रिज से नीचे उतारना चाहती है? इसकी नौबत ही क्यों आए कि मैं बताऊं? नहीं, ये लिहाज, ये एहसास तो होना चाहिए ना। नहीं, क्लिफ्टन ब्रिज से नीचे नहीं उतरना, क्लिफ्टन ब्रिज से मेरा ड्राइवर आएगा। आप समझ नहीं रही बात? क्लिफ्टन ब्रिज से नीचे वाली आबादी भी मुझे चाहिए, क्योंकि मासी और ड्राइवर भी तो आना है। फिर तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। नहीं ठीक, आप किसके लिए, किसके लिए बात कर रही हो तुम? मेरे लिए तो ये ठीक है ना। इससे ज्यादा सोचना ही नहीं। नहीं, सोचने की बात नहीं है।
मैंने ठीक नहीं करना ना। करना ही अगर नहीं। मैंने ये क्लिफ्टन ब्रिज के इधर वालों को पढ़ा लिया या मैंने इनको नौकरी दे दी या इनको सही कर दिया तो मेरी ड्राइवरी क्यों करेंगे? वो बेचारा बाहर ड्राइवर नीचे बैठा है ना मेरा, वो कहाँ से आया है? सुरजानी से आया है वो। अब वो सुरजानी से मैं डिफेंस में रहता हूँ, वो बेचारा रोज तो नहीं आ सकता। वो कहता है सिब्बर साहब मुझे सोने की जगह दे दे, वो सोने की जगह दे दी, हफ्ते के हफ्ते चले जाता है बेचारा, खत्म किस्सा। अब मैं उसको सुरजानी वाले को अगर पढ़ा लिखा, अगर वो 2 लाख की तनख्वाह हो जाएगी तो वो सुरजानी, मुझे ड्राइवर कहाँ से मिलेगा? फिर मेरे घर में 3 मासियाँ कहाँ से आएंगी? तुम लोग को क्या हो गया? हाय, क्या है, क्या बात है इसमें? है की क्या बात है इसमें? हाय की बात भी नहीं क्यों? है। फिर तो इसमें कोई बेहतरी नहीं है, फिर तो कोई तब्दीली नहीं है, क्या? फिर तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। वही एक तब्दीली वाला बेचारा अडियाले में बैठा है ना। वही तब्दीली तुमने लफ्ज बोला तब्दीली, तब्दीली वाला एक था ना बेचारा अडियाले में बैठा है ना। मैं पूछ रहा हूँ आप ये मुझे बताए कि कौन से माशरे के अंदर जो ऐसे माशरा, जैसे हमने माशरा क्रिएट कर लिया है, इस माशरे में तब्दीली की अर्ज कहाँ है? सवाल तो ये है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि मुझे तो यार सूट कर रहा है ना कि मेरे पास 3 मासियाँ हैं और सब कुछ इसी के गिर्द घूम रहा है। मेरी मासियाँ तो घर जाने को इनकार कर देती है, वो बोलती है यहाँ पे एसी चल रहा है, टीवी भी देखते हैं, खाना भी अच्छा मिल जाता है, क्यों जाए घर? खैबों बात, कहते घर क्यों जाए? ये है ना, आप भी जानती है ना। कौन सा घर है जिस घर के अंदर ऐसी मासियाँ नहीं है? और सारी कहाँ से आई हैं? साउथ पंजाब, खैबों भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान सही कर लो तो ये सारी मासियाँ भी फारिग, ड्रामे, मेरी कुक भी फारिग, मेरा ड्राइवर भी फारिग, तो वो फिर हमारी तो ज़िंदगी, हम फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ यार? देखा, हमारी तो बादशाहत चल रही है, हमें क्या ज़रूरत है ये काम करने, ये सारी चीज़ें सही करने की? तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो मालिक हैं वो मालिक इसको तब्दील नहीं करना चाहते। ये बात कोई नहीं कहेगा आपको, मैं उनमें से ऑड हूँ। जब तो मैं, आपने मुझे बुलाया है कि मैं उनमें से ऑड हूँ, आगे आपके सामने ये कह रहा हूँ कि तब्दील नहीं करना चाहते। वो तो आपके सामने बात भी नहीं करना चाहते, वो आपके सामने कभी बात नहीं करेंगे। वो आपके पास क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। तो वो क्लिफ्टन ब्रिज से नीचे क्यों उतरेंगे? मैंने एक बहुत मशहूर मारूफ औरत थी, मैंने उनसे ना उनका एक अस्पताल था नाज़ाबाद में, तो मैंने उस अस्पताल ले लिया, उन्होंने डोनेट कर दिया। तो जब अस्पताल ले लिया हमने, इसको सही वही कर लिया, नाज़ाबाद में था वो, तो मैंने कहा चलें जी इसकी इनॉग्रेशन कर दें आप। खातून थी, बुज़ुर्ग खातून थी, कहने लगी शप्पर साहब आप मुझे कहाँ लेके जाएंगे? शहर से बाहर नाज़ाबाद। अल्लाह। तो आप ऐसे, मैं आपको कराची में मिला सकता हूँ वैसे लोग जिनके हिसाब से नाज़ाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी टाउन, ये मैं अपना लाइफ वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक दिन पता नहीं किसकी किताब का इनॉग्रेशन था, लॉन्चिंग थी, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब तकरीर कर रहे थे और मैं को स्पीकर था उनके साथ। तो मुझे कहने लगे हाँ कराची लज़बेला ब्रिज तक पहुंच गया है ना आगे। उन्हें ये नहीं पता कि लज़बेला ब्रिज से आगे कोई 12 मील तक 15 मील तक कराची है, ठीक है ना। तो आप क्या बातें करिए कि सही कर दें, आवाम को बख्तियार कर दें, ये क्या बातें हैं? ये सब बेवकूफ़ी की बातें। ये बातें किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन ये एक डिस्कनेक्ट है क्या रियलिटी के क्या साथ। डिस्कनेक्ट है? ये डिस्कनेक्ट भी नहीं है। क्या डिस्कनेक्ट है? जब करता धरता को ये मालूम ही नहीं है कि मालूम आवाम है, के मसाइल क्या है, मालूम और है। अगर उसे इदराक है और नहीं, उसको उसे ठीक नहीं मालूम करना, है। ये तो बीमारी है। उसे मालूम है। वडेरे को मालूम नहीं होता हाजी का क्या हाल है? ये क्राइम है। नहीं, वडेरे को नहीं पता हाजी का क्या हाल है। इसी को तो ठीक करना होगा। क्यों करेगा? नहीं, ये वाला करेगा या ये वाला करेगा? दोनों ने नहीं करना। आपकी गुफ्तगू से तो यही पता लगा। नहीं ना, तो जो क्लिफ्टन के इधर वाला करेगा या ये वाला करेगा? नीचे वाला। नीचे वाले को तो सपोर्ट चाहिए। नीचे वाले को कौन सपोर्ट करेगा? कहाँ से लाएगी वो सपोर्ट? कोई करने वाला ही नहीं बताया ना। नहीं। नीचे वालों को सपोर्ट कहाँ से लाएंगी वो? देखिए ना, आप यहाँ से आपकी जो सड़क गुजर रही है, यहाँ पे आप 2 चीज़ें देखती होंगी सामने आपके। एक जगह आप देखती होंगी कि लोग बसों की छत पे बैठे हुए जा रहे हैं, देखती होंगी आप। जी जी बिल्कुल। ठीक है, गुजरती आपके सड़क के सामने से गुजर रही है, ठीक है। इसी समय देखिए आप लाइट गुजर चल रही होती है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ जा रहा होता है ना ये?
कोई रोकता भी नहीं, उनके चालान भी नहीं होते। नहीं नहीं, मैं मुझे लैंड क्रूजर से शिकायत नहीं है। वो नहीं, बसों मुझे की भी छत, नहीं है। जो बसों की छत पे बैठे हैं वो बेचारे, उनका कोई वाली वारिस नहीं है ना। बिल्कुल। जो बसों की छत पे जा रहा है तो उसको कोई वाली। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन आई है, वो बसों की छत वालों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। वो छतों पर बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, वो समझते हैं हमारी यही किस्मत है। आप ये गौर तो करें ना, आपके भैया देखिएगा। ये तो मजबूरी भी बस कहिए और मुश्किल को देखिए ना, झेलने का आप यहाँ तरीका से भी कहिए, हौसला भी कहिए इससे। आपके सामने सड़क गुजर रही है ना, इस पे आप खुद खड़े होकर देखें कि बसों की छत पे जो बेचारे जा रहे हैं वो परेशान नहीं है। वो एंजॉय कर रहे हैं कि यार क्या करें, हमारी जिंदगी और में तो कुछ है नहीं, है। और कुछ है नहीं कि हाँ, किस ये तरह से और यही क्या यही फेस करें, जिंदगी कैसे है, करें। यही जिंदगी है उनकी। हम्म। तो वो बेचारा, अच्छा लैंड क्रूजर वाला भी, अब आपके बिल्कुल सामने है ना, देख ले जाके कि लैंड क्रूजर वाला है और बसों वाला है। बसों की छत पे जा रहे हैं। 90% लोग जो गुजर रहे होते हैं रात इस सड़क पे, वो बसों की छत पे जा रहे होते हैं ना। ठीक है, तो अब सवाल है, आप कह रही हैं बसों की छत पे जो बैठा हुआ है, ये इसको कौन इधर पहुंचाएगा? मैं और ये पूछ आप रहा। ये कह रहे हैं क्यों पहुंचाएगा। हाँ, क्यों पहुंचाएगा? हम्म। वो क्यों पहुंचाएगा? उसको पागल कुत्ते ने काटा है कि वो अपने लेबर, अपना नौकर, अपना ड्राइवर, अपने लोगों को कहेगा कि यार चलो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते थे कि हम मजदूरों का करूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ उनका? गोड़ी कपड़ा रोटी कपड़ा मकान पर आए थे ना। रोटी कपड़ा मकान पर आए थे ना, फांसी लग गए। फांसी लग गई ना। तो वो एक आया था बेचारा तब्दीली करने के लिए, वो हरियाणा जेल में बैठा हुआ है। आपकी तो अच्छी दोस्ती है। बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती अभी भी है। आपको लगता है उनकी चीजें बेहतर होंगी? क्या? बाहर आएंगे वो इंशाल्लाह। और ये जो प्रेजेंट है, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, पर्टिकुलरली इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ मैं, इसमें आप जैसे दोस्त कहाँ थे? उनको अच्छा मशवरा नहीं मिल सका, उनके फैसले गलत साबित हुए, उनको पता नहीं लग सका कि वो जो फैसला ले रहे हैं किसी के भी कहने पे ले रहे हैं, वो उनका मुखलिस नहीं है। आप इसको, अगर इसका लुबे लुबाब मैं आपसे जानना चाहूँ, आप क्या बताएंगे? यस, मैं एग्री करता हूँ कि ना उन्हें अच्छा मशवरा मिला और ना उन्होंने अच्छा मशवरा सुना। देखिए, इमरान खान में जो खराबी मैंने नोट की, जो पैदा हो गई थी, वो ये खराबी पैदा हो गई थी, उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि बिकॉज ही इज़ comparatively cleaner and comparatively a better image, so he has become indispensable for establishment. वो इस बुनियाद के ऊपर रिस्क पे लेस लेते गए। उनको ये आइडिया नहीं हुआ कि कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। तो मैं एक तो बताता हूँ, मैंने उन्हें एक दफ़ा कहा कि यार मेरे अलावा कौन है उनके पास। वो इस तरह की बात कर देते थे कभी कभी। मेरी किताब है ना, मैंने किताब जो लिखी है उसमें शायद 280 सफ़ा है या 480 सफ़ा है। उसमें मैंने एक वाक़या लिखा है। वो वाक़या ये है कि एक दिन इमरान खान ने, उन्होंने अपने करीबी बाशी लोगों को बुलाया, जो उनके इकोनॉमिक्स की टीम थी। हम लोग 5 लोग थे। ये नवंबर 2019 की बात है। और इमरान खान ने मुझे कहा, मैं भी था, हफीज़ शेख भी थे, जहांगीर तरीन भी था। और तो इमरान खान ने कहा कि पब्लिक में मैं जो मर्ज़ी कहता रहूं, मगर मेरी मईशत इकनॉमी नहीं चल रही है और हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये इमरान खान का, और ये बात मैं इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड पे लानी है, मैंने अपनी किताब बायोग्राफी में पूरा वाक़या लिखा है। उसमें मैंने लिखा है रियलिटी चेक। उसने कहा ये चलेगा नहीं इस तरह से। ये उसको रियलाइजेशन थी। मैं ये कह रहा हूँ, उसको ये नवंबर में रियलाइजेशन थी। और अगर इमरान खान की गवर्नमेंट चलती रहती और इमरान खान इलेक्शन कराता तो वो बुरी तरह इलेक्शन हार जाता। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्लैरिटी थी उसको, मगर वो ये समझ रहा था कि शायद सियासी तौर पर वो उसको चलाएंगे, लोग उसे चलाएंगे। मगर उसने जो आखिरी, जिसे कहते हैं ना, अपने लास्ट नेल इन द कॉफन, वो उस वक्त
चला दिया जब आपने ये कहा कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। उस साइफर वाला। देखो तुम एक बात बताओ, अगर तुम बाइडन हो, तुम्हें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कह रहा है कि ये मुझे हटाना चाहते हैं, तो तुम क्या सोचोगे? कभी यार ये 4 आने के लोग, इनको हम IMF से पैसे देते हैं, वो मेरे बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? तो ठीक हो गया फिर जो होना था हमें तो अंदाजा हो गया था। मैं तो नवंबर 2019 पे छोड़ के आ गया था फॉर सम माई पर्सनल रीजन, बट आई न्यू इन 21 के भी दे आर गोइंग। आई वाज वेरी क्लियर इन्फॉर्मेशन कि ये खत्म जा रहे हैं। ये मुझे बड़ा क्लियर पता था कि जा रहे हैं। मैं उनको कहता था कि आप जा रहे हैं, और जा रहे हैं। उसके जाने के बाद आप चले गए। जाने के बाद आप ये समझ रहे थे, जाने के बाद आप ये समझ रहे थे कि अगर मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया तो पब्लिक बाहर निकल आएगी। वो भी आपकी गलती थी, पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन थी। वहां पे भी आपने नौवाई करवा दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए? ये गलत है ना, नौवाई गलत है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने कोर कमांडर के दफ्तर घर पे हमला किया, क्यों किया? कोई जवाब नहीं है ना। तो क्यों हुआ ये सब कुछ? तो इसका मतलब रॉन्ग कैलकुलेशन थी ना। मैं नहीं कह रहा किसने कराया किसने नहीं कराया, मगर हुआ तो सही ना, रियलिटी तो है ना। पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए ना, रियलिटी है, तो कोई डिस्प्यूट तो नहीं है ना। किसी ने भी किया है, हुए तो ना हुए। फिर आप क्या जवाब है आपके पास? उसका कोई है जवाब? उल्टा उनका स्टेटमेंट मौजूद है। यार मुझे एक बात बताएं, आप जुलूस निकाल के लेके जाते हैं चीफ मिनिस्टर हाउस पे, गवर्नर हाउस में, यही रहता है। जलसा करोगे, कहाँ लेके जाओगे? गवर्नर हाउस में जाके मुजाहिरा करोगे, प्रेस क्लब में मुजाहिरा करोगे, चीफ मिनिस्टर हाउस में मुजाहिरा। ये कौन से आइन में लिखा है कि आप जाके कोर कमांडर के घर में मुजाहिरा करोगे? लेकिन ना ये कैलकुलेशंस की एरर्स है ना, ये एरर्स है। मगर ठीक है, जो हो गया, अब आगे चले। मगर जो दूसरे वाले हैं, उनका पब्लिक परसेप्शन इतना खराब है कि पब्लिक कहती है ठीक है भाई, यही भी रास्ता है, मगर वो बंदा ठीक है। लेकिन उनकी बात तो है ना कि दूसरे सारे के सारे खराब हैं, सब गलत है और मैं ठीक था। नहीं गलत, ये भी तो एक चीज है ना। ये भी ना, देखो कोई भी नहीं कह सकता ये भी इंसान के अंदर ना खराबी, नार्सिसिज्म है ना। ये नार्सिसिज्म है ना कि यार आप अपने आप से मोहब्बत करने लगे। इसको नार्सिसिज्म बोलते हैं ना, कि आप अपने आप से मोहब्बत करने लगते हैं। तो ये नार्सिसिज्म हो जाता है थोड़ा सा कि यार मैं अपने, तो ये तो एक लंबी कहानी है इसकी, बहुत इसके ऊपर अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। बट ये कि पाकिस्तान की ट्रेजिडी है कि पाकिस्तान में नेशनल लीडर ख़त्म होते जा रहे हैं। इमरान खान को अब 100 बुराइयां दें, वो नेशनल लीडर था, मतलब उसकी PK में भी था, पंजाब में भी था, सिंध में भी था, तो एक नेशनल फिगर थी, उसको पॉलिटिक्स पे रहना चाहिए था। मगर गलतियां, अगर आप 100 गलतियां निकालेंगे तो 100 में से 70 गलतियां इमरान खान की निकलेंगी। ये मैं कह रहा हूँ। और इस वक्त जो PTI है और जिस तरह से उसको लेके चला जा रहा है, कौन सी गौहर, कौन सी PTI? हाय, एक तरफ बैरिस्टर गौहर होते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें होती हैं, बिल्कुल अलग अलग बात। जिसका जो स्टेटमेंट है वो उसका स्टेटमेंट तो है ना। सलमान राजा भी तो बेचारा, सलमान अकरम राजा भी तो है। सलमान अकरम राजा बहुत गुस्सा आता है आजकल। किस पे? सलमान अकरम राजा साहब को तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं। बैरिस्टर गौहर तो फिर छुपा जाते हैं अपने जज्बात, सलमान अकरम राजा से नहीं छुपाया जाता। आप कितने से जानती हो सलमान राजा को? हम तो बस सवाल कर रहे हैं आपसे। है? मैं तो बस सवाल कर रही हूँ आपसे। आप कितना जानती हैं उनको? हमने तो उनको विजुअल्स में देखा, हमने उन्हें खबरों में देखा, हम कहाँ जानते हैं? देखिए मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, सलमान राजा मेरा बहुत करीबी दोस्त है। ये आपने भी महसूस किया? मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात याद रखना, जो गुस्सा करता है ना वो दिल का सीधा ही होता है। गुस्सा वही करता है जो दिल में साफ हो। जो मुनाफिक होता है ना वो गुस्सा नहीं करता। गुस्सा करना एक एक्सप्रेशन है रियलिटी का। गुस्सा एक एक्सप्रेशन है रियलिटी का। गुस्सा वो करता है जो दिल से साफ हो। सलमान अकरम राजा दिल के साफ है? नहीं, मतलब जो आदमी दिल से साफ कर, मतलब उसको हर्ट कर रहा है ना, गुस्सा कर लेता है वो, मतलब पीता नहीं है वो उसके अंदर। समझी। एक आदमी जो कभी गुस्सा नहीं करता था जिंदगी में, मगर वो सबसे खतरनाक मुनाफिक था, उसका नाम था जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक। उसने कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया। और सारा जो गुबार था वो सोसाइटी पे निकला। नहीं, वो देखे ना, उसे भुट्टो साहब को फांसी दे दी सलाम कर करके। आगे चले।
आगे चलना पड़ेगा, जी। आगे चलना पड़ेगा। मौज़ूआ आप ऐसा ले आएँ। ये फ़रमाइएगा, आजकल तो ऐसा बहुत होता है, आपने देखा ही होगा डिजिटल स्पेस पर अच्छे खासे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड मज़हब की बात करने वाले लोग, मज़हब पर बात करने वाले लोग। आप क्या समझते हैं, आजकल जो कुछ सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों को दिखाया जा रहा है, जो वो देख रहे हैं, चाहे वो मज़हबी मालूमात है, चाहे वो आपके शोबे की मालूमात है, आपको नहीं लगता कहीं न कहीं जो मुतल्लिक़ा लोग हैं, जैसे देखिए मुझे फ़िनांस पे बात करनी है, मैं शब्बर ज़ैदी साहब से बात करूँगी। मुझे अच्छे जुमलों की बात करनी है, मैं शब्बर ज़ैदी साहब से बात करूँगी। लेकिन मुझे साइंस के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर बात करनी है तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो मज़हब से जुड़े मामलात हैं, उसके ऊपर डिजिटल स्पेस पर बड़ी सहूलत के साथ में बात की जा रही है। बहुत नामवर लोग हैं इस सब में। आप समझते हैं कि वो लोग ऐसा कुछ ऐड कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि जो बेहतर समत में जा रहा है, कहीं पे वो सॉल्यूशन दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि शिद्दत पसंदी जो पाकिस्तान का फैब्रिक नहीं था, वक्त के साथ साथ आया? आप नहीं समझते कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही, बेहतर नहीं हो रही? पहले तो ये बताओ कि ये सवाल तुम्हारे ज़हन में कहाँ से आया? कहाँ से आया मतलब? ये अभी जो सवाल तुमने किया है, ये तुमने कहाँ से किया मैं है? बताती हूँ। मैंने थोड़ा-सा देखा, आप जो बुक्स की भी बात कर रहे थे, माशाल्लाह आप ऑथर हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर पूछूँ। मैंने आपके साथ रखा था 45 मिनट, तो मेरा ख्याल है 45 मिनट तो होने वाले ना? आप जानना चाहते हैं? नहीं, कितने हो गए वैसे? आपसे बातों में मुझे ध्यान नहीं नहीं, रहा। नहीं, कितने हो? चलो अच्छा उसको छोड़ो। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ, ये हुँ। तुमने जो सवाल किया है ना, ये बेसिकली इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। अच्छा, ठीक है? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जी, ठीक है? मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रेसिडेंट भी था, रह चुका हूँ, ठीक है? मैंने जितनी भी अकाउंटेंसी की पोजीशंस हैं, वो एन्जॉय की है। मैं सबसे बड़ी फर्म का सीनियर पार्टनर रहा हूँ, ए एफ फर्गूसन का, पीडब्ल्यूसी का। मैं साउथ एशियन फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मैंने 10 साल से, पिछले को 8-10 साल से अकाउंटिंग के मैटर को पढ़ना छोड़ दिया है। कम पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब सरसरी पढ़ता हूँ। और मैं पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, तफसीर, तफासिर, सिर्फ कुरान मजीद और कुछ नहीं। मैं कम से कम रोज़ाना दिन में आजकल 2 से 3 घंटे कुरान मजीद की तफसीर पढ़ता हूँ। और अभी पहली से लेके 9 मुहर्रम तक मजालिस होंगी खालिदीना हॉल में, वो मैं स्पीच करूँगा। आपने कहा मज़हब के लिए बात नहीं करो। मैंने 10 साल में कुरान मजीद पढ़ा है, और इतना पढ़ा है कि मैं कम से कम बेसिक में किसी भी बड़े बंदे के सामने बैठने को तैयार हूँ। क्यों मैंने ये किया? उसकी वजह ये है कि एक होता है मज़हब, एक होता है दीन। जिस तरह आप नमाज रोज़ा करते हैं, ये मज़हब है। एक है दीन, जिस तरह आप ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी से इखलाक, उठना बैठना, हलाल हराम, ये दीन है, ठीक है? जब इस्लाम मज़हब नहीं है, इस्लाम दीन है। जब कोई भी दीन मज़हब बन जाए तो वो एक माशरे के लिए अच्छाई की जगह बुराई हो जाता है। इस्लाम मज़हब नहीं है, दीन है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, हर मज़हब में, दुनिया के हर मज़हब में हर मज़हब दीन था, और वो आहिस्ता आहिस्ता मज़हब में तब्दील हो गया। मज़हब में क्या होता है कि मज़हब के, जिस तरह मैंने कहा ना वडेरे होते हैं, इसी तरह मज़हब के ठेकेदार होते हैं, जो मदरसों और दारुल उलूम में बैठे होते हैं। अच्छे भी होते हैं, उनमें बुरे भी होते हैं। वो कहते हैं कि आपने मज़हब के बारे में बात करनी है तो मेरे थाने से गुजरना है, और उसके बाद उनकी आपस में बनती नहीं है। 72 फ़िरक़े हैं, 72 फ़िरक़े के अंदर 144 फ़िरक़े हैं, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि मज़हब, सारे मज़हब में तब्दील हो गए, और उन्होंने मज़हब की एक ऐसी इंटरप्रिटेशन दे दी, जिस इंटरप्रिटेशन में ने 2 रिज़ल्ट दिए उसके। एक रिज़ल्ट ये दिया, एक एक्सट्रीम ने ये रिज़ल्ट दिया कि अगर आप जिहाद करें और जिहाद करने के बाद तकफ़ीरी बन जाएं,
तकफीरी वो होता है जो ये कहता है कि शिया काफिर है, ठीक है। तो वो आता है वहाँ से वजीरिस्तान से और शियों को मारना शुरू कर देता है। वो भी वो कहता है ये काम मैं किसी उस पर नहीं कर रहा। मुझे बताया गया है कि अगर माशरे को सही करना है तो इस्लाम में से ऐसे लोगों को ख़त्म किया जाए जो इस्लाम में डिवीज़न क्रिएट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिवीज़न शिया क्रिएट करते हैं, पहले इनको मार दो सबको, उसको तकफीरी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तकफीरी आगे बहुत सारे हैं और ये काम शुरू हो गया, ठीक है। एक लेवल ये चली गई, एक मतलब एक्सट्रीम ये चली गई, और एक एक्सट्रीम ये चली गई, वो कहते हैं यार नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कुर्सी में बैठ जाओ जिक्र कर लो, वो भी नमाज की तरह है। एक ये भी एक्सट्रीम है ना। एक एक्सट्रीम ये आ गई कि नमाज यार आपसे पढ़ते इस तरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कुर्सी में बैठ के जिक्र कर लें, ये भी नमाज है। मतलब ये तो दो एक्सट्रीम बन गई। ये जिक्र वाले तो फिर भी पीसफुल थे, तकफीरी वालों ने अजाब डाल दिया। और वो तकफीरी वाले आपके पास तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से मौजूद हैं। तो ये क्या है? ये मज़हब की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब इस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के सामने कौन खड़ा होगा? मेरे आकाए नामदार जो थे वो 63 साल में से कम से कम 50 साल तो दाढ़ी के अपने मुबारक के साथ सब पब्लिक के सामने थे ना। हज़ारों लाखों लोगों ने देखा होगा आपकी रेशे मुबारक का साइज़ है, उस पर तो तुम्हारी एग्रीमेंट नहीं है, हदीसों पे तुम्हारी एग्रीमेंट हो गई। क्यों नहीं एग्री कर लेते कि आपकी रेशे मुबारक कितनी बड़ी थी? एक 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 ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई इतनी दाढ़ी होनी चाहिए जितना एक दिन का शेव होता है। ऐसे देखे होंगे ना, ऐसे एक दिन का शेव जितना होता है ऐसे, और एक इतनी ऐसे जो बिल्कुल एक काटते ही नहीं है, ऐसे भी है ना। तो ये इस पे तो एग्रीमेंट आपकी होती नहीं है, तो आप बाकी किस पे एग्रीमेंट क्या करोगे? अब आपने ये सवाल मेरे से कर दिया, मैंने आपको जवाब भी दे दिया। जब ये चलेगा आपको इसका जवाब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जवाब क्या आएगा। मगर आप चलाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और आपको लगता है कि ये चीजें इसमें कोई बहुत ज्यादा बेहतरियां नहीं है? हाँ, ये जरूर नहीं, है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे लोगों अब को। मैं बताता हूँ। जी। अब ये चीज़ नीचे की तरफ आई है। मतलब हमने वो ज़माना भी देखा है, जब ये यूं जा रही थी। अब ये यूं नहीं जा रही, ये नीचे आ रही है। अब लोग समझदार होते जा रहे हैं और वो बिला वजह की बातों में दखल नहीं दे रहे। हमने वो चीज़ें देखी हैं, हमने वो टाइम देखा है। मैं तो हज़ारों जगह लेक्चर देता हूँ ना, तो मैं जाकर अंदाज़ा कर लेता हूँ कि सामने वाला ऑडियंस कौन बैठा हुआ है। तो मुझे पता है ना कि क्या हो रहा है। आई कैन इमेजिन कि क्या हो रहा है। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने वो ज़माना भी देखा है जब मैं अपने साथ 4 लाइव गार्ड लेके फिरता था। बंदूक के उसके ऊपर ट्रिगर के ऊपर हाथ रखा होता उन चारों का। 4 लाइव गार्ड होते थे मेरे साथ। वो भी देखा है हमने। वो मुश्किल दौर था जी, मुश्किल दौर था वो ज़माना हमने देखा है। 5-6 साल मेरे साथ गार्ड चलते थे। 4 गार्ड, 3 गार्ड, 2 गार्ड चलते थे। एक गार्ड 24 आवर रहता था, आगे बैठता था गाड़ी में। मेरे ऊपर फायर हुआ, वो सब चीज़ तो आप देख चुके ना। अब तो बहुत समझ लें कि अब तो हम जन्नत में रह रहे हैं। 93 बंदे 93 बंदे एल तशी के डिफेंस के फेज 5 और 6 में मारे गए थे। डॉक्टर प्रोफेसर्स 93 बंदे, डॉक्टर्स एल तशी, डॉक्टर सारे डॉक्टर एल तशी के जो मार दिए जाते थे। क्यों? क्या वजह थी? अच्छा, वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है, तकफीरी बोलते हैं कि अगर वो कहते हैं कि इस्लाम नाफिज उस वक्त होगा जब एनीवन अदर देन हमारे मसलक के उसको मार दो। पहले अफगानिस्तान में यही है ना। उन्होंने क्या किया था बामियान में यही तो किया था। तो मैं उस पर ना लोगों को एक बात कहता हूँ कि मौलवी की जो एंड होता है ना, ये सारे जो मौलवी बनते हैं ना, इनको ये अपनी बेटियां और बहनें याद नहीं है। मौलवी की आकर तान टूटती है औरत के ऊपर। मौलवी आएगा तो पहला काम ये करेगा, औरत को बंद कर देगा। आप देख लें, जितने मौलवी है ना, एक बात पे कॉमन है कि औरतों को बंद कर दो। बाकी सब पे कभी एग्री नहीं करेंगे, बाकी किसी पे एग्री नहीं करेंगे, औरतों को बंद करने पे करेंगे। 4 शादी पे एग्री कर ले, एग्रीमेंट है इनकी।
मगर बाकी किसी चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं है। पहली बीवी इससे इजाज़त के ऊपर झगड़ा डालते थे बैठ के, नहीं इजाज़त नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बाकी लोगों भूखे भूखे मर रहे हैं, इस पर कभी किसी मौलवी ने बात नहीं की कि लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चों को खाने को रोटी नहीं है, 3 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल नहीं जा रहा, कभी किसी मौलवी ने ये बात नहीं की। पहली शादी बीवी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इस पर आप 500 फतवे ले लें। मैंने कहा ना, ये वाइट शर्ट पहन के बैठा हूँ, ये तो कफन, और ये ब्राउन की रंग की पैंट, इसलिए कि कफन पहन के बट्टी में मिल जाना है। तो ये तो इनके साथ तो आप शराफत से बात कर ही नहीं सकते। ये तो आम आदमी के लिए बात करना बेकार की बात है। और ये आके औरतों, आखिर में औरतों पे आएंगे ना, तो क्या करना आप, क्या तो ये मैं कह रहा हूँ। चले आप सीरियस हो गए, आगे चले। वाकई ऐसे हुआ। क्या आप सही कह रहे हैं, हमें दीगर मौज़ूआत पे भी बात करनी चाहिए। पूछना मैं आपसे कराची के इनपुट के ऊपर चाह रही थी कि कराची रीढ़ की हड्डी है और कराची इग्नोर्ड भी है। क्या है? कराची नज़रअंदाज होता है, कराची वाला नज़रअंदाज होता है, और हम बात सिर्फ और सिर्फ उर्दू बोलने वाले की नहीं कर रहे। अब तो कराची में देखिए ना, सारे के सारे कम्युनिटीज़ हैं, पूरा पाकिस्तान है, ये वाकई मिनी पाकिस्तान है, और ये इग्नोर्ड भी है और ये रीढ़ की हड्डी भी है। वो कराची में जो रहते हैं ना उर्दू बोलने वाले, तो मेरी एक भांजी थी छोटी सी, तो वो स्कूल में गई ना, तो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तो उस पूछा कि सिंधी था, कोई पंजाबी था, तो उससे पूछा तुम कौन हो? उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, हम उर्दू हैं। अल्लाह। आप लियाकताबाद गई हैं कभी? उसे लालू खेत कहते हैं, कोली मार, लियाकताबाद, जहाँ पे ये सारे उर्दू रहते हैं, वहाँ जाएंगी ना, तो एक घर होगा बिल्कुल 120 गज का, टूटा फूटा, छत पे टीन की चादर के दरवाजे में लिखा होगा नवाब सैयद अली खान। अच्छा। खाने को रोटी नहीं है नवाब। आपने कभी किसी उर्दू को, उर्दू वाला जो उर्दू होता है, इसको कोई लेबर वाला काम करते देखा है? जनरली कंडक्टर देखा है बस का? क्यों नहीं होती है? ये उर्दू ना नॉर्मल नहीं है। ये सारे ये बेचारे, ये मैं तो खुद उर्दू हूँ ना, मैं इन्हें कहता हूँ कि लजमेला के ब्रिज से लेकर सुरजानी और इधर औरंगी टाउन से लेकर ये जो है सफूरा गोट तक जंगला लगा दो कि यार आप इसके अंदर रहे। आप नॉर्मल नहीं है। ये बेचारे वहाँ से आए थे, अब इनको समझ ही नहीं आ रही क्या करेंगे। अच्छा। ये उर्दू है, ठीक है, ये उर्दू हो गए, कराची में उर्दू हो गए, ठीक है ना, ये उर्दू को बोल है। अच्छा, उनमें से आधे जो है ना निहायत मजहबी है, वो जमात को वोट देते हैं जाके। देखिए जमात के कौंसलर कहाँ सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चलें। अब उसके बाद कराची में रहते हैं 45 लाख पठार, ठीक है, वो सारे वहाँ रहते हैं जहाँ पे कराची का एंट्रेंस है। अल आसिफ, सोराब गोट, नॉर्दर्न बाईपास, दाऊद चौरंगी, लांडी, ये कराची के एंट्रेंस पे रहते हैं, क्योंकि ये बसों का काम करते हैं, ट्रक अड्डों का काम करते थे ओरिजिनली, तो वही इन्होंने घर बना लिए थे। अब इनमें से मेजोरिटी वो हैं जिनकी बैयत मर्दान जाती है। शादियाँ ही मर्दान में करते थे पहले। अब वो एक अलग ही तरह की कौम है, वो भी कराची के रहने वाले। अब उनकी तादाद 45-50 लाख है, 45 लाख के करीब रहते हैं वो कराची में, पठा पर पश्तो स्पीकिंग, ठीक है। वो बड़े खुश रहते हैं नाज़िमाबाद की पहाड़ी पे कि उनको लगता है मर्दान है ये। अच्छा। पहाड़ी है ना, आप देखिए, आप जाए ना जे ब्लॉक के ऊपर, देखिए वहाँ जाए जे ब्लॉक के ऊपर, जहाँ कटी पहाड़ी है, कटी पहाड़ी है जहाँ पर। अच्छा, आपको मैं एक लाइटर नोट पे आपसे सवाल करता हूँ, ये कटी पहाड़ी क्यों है, आप बताएं। मुझे तो लगता है उसका विजुअल कुछ इस तरह का है, देखने में कुछ ऐसी लगती है। नहीं, ये कटी पहाड़ी क्यों है? नहीं, ये पहाड़ी क्यों काटी गई है? अच्छा, ये काटी गई है। आपने कटी पहाड़ी देखी है? मैंने देखी है। क्या है मुझे वो? तो ऐसा लगा देख करके बिल्कुल छोटी सी कुछ नहीं, ये क्या चीज है? पहाड़ी तो बहरहाल नहीं है, लेकिन चलिए मान नहीं, लेते हैं। पहाड़ी इधर भी है, इधर भी है, दरमियान में कटी हुई है ना। अच्छा, वो इसलिए कटी पहाड़ी है। नहीं, आपने कटी पहाड़ी देखी है? हाँ जी, मैंने देखी है। एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है, दरमियान से बरसा लग जा रही है ना? देखा है ना आपने? जी 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 जी। एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है, दरमियान में सड़क है। ये क्यों है? ये क्यों है? बताइए क्यों? ये क्यों है? ये मेरा और मुस्तफा कमाल का आइडिया है। अच्छा, आपने ये आइडिया क्यों है आप लोगों का भाई ऐसा, ये क्यों किया आपने? ये ऐसा इसलिए किया कि औरंगी टाउन के जो लोग थे उनको
शहर आने के लिए बनारस चौरंगी से गुजरना पड़ता था। अच्छा। औरंगी टाउन में रहते हैं बिहारी, बनारस में रहते हैं पठान, उनका शजरा नहीं मिलता। हर रोज लड़ाई होती थी, हर रोज लड़ाई होती थी। तो हमने कहा ये कटी पहाड़ी बनाओ और ये रास्ता, इनको सीधा रास्ता दो, यहाँ से ये ताज़ाबाद चले जाएगा। अब आपको समझ आई कटी पहाड़ी की साइंस? बिल्कुल सही समझ आ गई। क्या? अब समझ में अब आ आप गई। जाएं कटी पहाड़ी, फिर आप सोचें समझें, खड़ी इस हो। तरह से देखूंगी मैं। हाँ, अब आप कटी पहाड़ी को कटी पहाड़ी के साइज में देखें। अच्छी, अच्छा। ये कटी पहाड़ी इसलिए बनाने, और नेचुरली भी औरंगी टाउन की पूरी आबादी को जब बनारस चौक से निकालते हैं तो पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है। ये ऑल्टरनेट है। इसलिए कटी पहाड़ी है। कटी पहाड़ी इसलिए एक पहाड़ी ये, एक पहाड़ी ये, इसको काटा गया है और दरमियान से सड़क निकाली गई है। इसका नाम इसलिए कटी पहाड़ी है। अच्छा, अच्छा समझा। ये दिया साइंस आपने है। मुझे। अच्छी साइंस बताई। दूसरी साइंस आप मुझे बताएं कि दिल्ली कॉलोनी से गिजली का ब्रिज क्या है? वो एक बारीक सी, एक जो सड़क सी जा रही है। दिल्ली कॉलोनी से आप ब्रिज पे चढ़ जाते हैं अच्छा। और उतरते जाके सऊदी एम्बेसी पे, हम्म। है ना? ये है ब्रिज। ये क्या है? क्या है? ये इसलिए है कि दिल्ली कॉलोनी वाले जब गुजरते थे गिजरी से तो वहां पे उनकी लड़ाइयाँ होती थी। दोनों अलग अलग कौम के लोग हैं। फिर हमने सोचा कि इनको ऊपर से गुजारें, तो वो दिल्ली कॉलोनी से चलते और सऊदी एम्बेसी पर उतर जाते हैं। ये लड़ाई इतनी शदीद है कि रास्ते यूं बनाने पड़े हैं। सोच लीजिएगा आप किसी वक्त, चलिए मैं बैठ के बिल्कुल सोचिएगा। सोचूंगी। ये साइंस कहाँ से? साइंस नहीं, मजबूरी में नहीं बनाई। ये चीजें इसलिए बनाई गई कि एक टाइम पर आपने लोगों को जानी दुश्मन बना दिया था। हाँ। आप इसको सोच लेना, आपने इस शहर में क्या किया क्या है। आपने एक दूसरे का खूनी दुश्मन बना दिया था लोगों को। लोगों एक दूसरे को लिसानी बुनियादों पे कत्ल कर देते थे। हुआ है ना? 30 साल हुआ है ना? 30 साल हुआ है। तो फिर तो कटी पहाड़ी बनानी पड़ गई ना। बनानी पड़ गई। आप जो आप तो नहीं जाती, पूछे ना इन लोगों से जो बनारस से गुजरते हैं। औरंगी की लड़की अगर अकेली आ रही है, बनारस से कैसे गुजरेगी? अब वो जो बेचारे औरंगी में वहाँ रहते हैं, वो बेचारे जब और आएंगे कैसे आएंगे? तो ये ब्रिलियंट आइडिया हमारे दिमाग में आते रहते हैं, तो हम इनको ब्रिलियंट आइडिया को इम्प्लीमेंट कराते रहते हैं। मुस्तफा कमाल से बड़ा अच्छा आदमी था, हमारा दोस्त, मेरा बहुत करीबी दोस्त है। मैंने कहा यार इसको रस्ते वस्ते बनाओ, इसको सेटल करो शहर को। नहीं, अगर मुस्तफा कमाल ये ब्रिजेस नहीं बनाता तो आज ये शहर नहीं चल सकता था। अगर आप मुस्तफ़ा कमाल के आने से पहले वाला शहर देखें और शहर के मुस्तफ़ा कमाल के आने के बाद वाला शहर देखें, अगर ये अंडर पास और ब्रिज नहीं बनते तो आज कराची शहर में तबाही फिरी होती है। ये तो आपको थोड़ा बहुत चलने वाला इसलिए नजर आ रहा है। ये सारे ब्रिज बने किसने बनाए? उनके दौर में हो गए थे जब वो मेयर थे। मुशर्रफ साहब ने बनवाए ना। मुशर्रफ साहब मतलब मुशर्रफ साहब और मुस्तफ़ा कमाल ने बनवाए ना। किसने बनाया लियारीब एक्सप्रेस वे? और ये जो अभी कराची है, अच्छा, वो ये कौन बनाएगा? वो भी ये बिगाड़ा किसने? वो बेचारा भी उर्दू था मुशर्रफ। वो उर्दू था, नाज़िराबाद नंबर 4 का था वो। तो वो उर्दू बेचारा था, उसने पैसे लगा दिए थोड़े से। अब आप उर्दू लेके आओ कोई तो बात बन जाएगी। वरना कुछ नहीं हो क्या? सकता। कोई क्या? उम्मीद ना रखे क्यों? कराची के लिए। तो उर्दू क्यों नहीं लाते? तो उर्दू आएगा तभी कुछ होगा। तो अभी तो आप उर्दू क्यों नहीं ला रहे? उर्दू क्यों नहीं ला रहे? बताए ना, आपको क्या तकलीफ है उर्दू के साथ? हमें तो कोई तकलीफ तो फिर? नहीं है। मगर वो उर्दू वाले जो हमारे भाई थे, वो सारे हमारे भाई थे, उन्होंने जो हमारे साथ किया है, तो उसके बाद तो हम नहीं चाहते कि वो आ जाए। उर्दू है ना, सारे हमारे भाई है। मगर वो भी तो बेचारे अच्छा देखें, उस पर मैं ऑन अ सीरियस नोट, ये उर्दू वाले सारे जो मेरे भाई थे, ये सब मेरे जाती दोस्त हैं। ठीक है? अब ये सारे, मैं अब इस यकीन नतीजे पर आ चुका हूँ कि किसी गरीब आदमी को भी लीडर नहीं बनाऊं। ये सारे उर्दू मेरे जानने वाले थे। ठीक है? सब गोलीबार, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी से निकले, अब सब डिफेंस में रहते हैं। तो उर्दू वालों ने क्या किया? देखिए ना, अगर उर्दू वाले अपने इलाके में कुछ करते तो ठीक था। मैं खालिद मकबूल की बड़ी इज्जत करता हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी की, इसलिए करता हूँ कि वो अभी अजीज़ाबाद में रहता है। He still lives in Azizabad. I have respect for Khalid Maqbool. I respect Farooq Sattar for the reason he lives in PIB. बट सारे उर्दू तो अमेरिका चले गए कि ह्यूस्टन में बैठे हैं। कुछ बाकी उर्दू जो है वो सारे डिफेंस में रहते हैं। फिर क्या हो सकता है? आफाक अहमद कहाँ रहते हैं? अपने इलाके में रहते हैं। लैंडी में रहते थे पहले। अब कहाँ रहते हैं? अब कहाँ रहते? फेज 6 में।
ये भी तो मुसीबत है ना। अब उर्दू वालों को कौन समझाए कि भाई तुम इधर रहो, इस वाला ये इलाका है, तो क्या करें। तो आप मैंने कहा ना, पहले ये मैंने आपको, आप हंस रही थी, उर्दू वाले नॉर्मल नहीं है, उर्दू वाले नॉर्मल नहीं है। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है। तो इन पहले तो उर्दू वालों को सेटल करें, इनको क्या समझाएं कि भाई तुम बिल्कुल इंसान बनो। इंसान बनना चाहिए। हाँ, तुम अच्छा बंद तो गए बेचारे, गोली उन्होंने बंदूकें रख दी हैं। अब वो आपने देखा, उर्दू वाले पहले बंदूक चलाया करते थे ना, उन्होंने ये काम बंद कर दिया है। अगर उनको समझाना है कि तुम यार सही तरह करो, ठीक है। पठान, उर्दू और यहाँ का जो लोकल सिंधी है, इन तीनों को मिल के कराची को बनाना है। आपने कभी इन तीनों को साथ बैठे देखा? मुश्किल। तो अगर आप साथ नहीं बैठेंगे तो कैसे शहर चलेगा? कभी आप बताएं, उर्दू, पठान और सिंधी साथ बैठे हैं? केएमसी की मीटिंग में क्या हो रहा होता है? एक दूसरे के सर फाड़ रहे होते हैं। ऐसे ही क्यों नहीं बैठते साथ? शहर तो शहर एक ही ना, बंदर रोड तो सबकी सड़क है ना, उर्दू की तो नहीं है ना। तो ये जब तक ये साथ नहीं बैठेंगे, शहर सही नहीं होगा। मुर्तज़ा वहाब उर्दू है, मगर उस बेचारे की सारी सीटें सिंधियों की हैं, काउंसलर सारे उसके पास सिंधी हैं। उर्दू के सारे काउंसलर जमात इस्लामी के हैं, पीटीआई के हैं। तो कैसे सही होगा शहर? तो पहले आपको कराची आइट की बुनियाद पे लोगों को खड़ा करना है। उर्दू, पंजाबी और सिंधी की बुनियाद पे नहीं करना। पहले कराची आइट बनेगा, उसको कराची की मोहब्बत होनी चाहिए। आपको नहीं लगता? नहीं है, क्या? है तो कराची में रहने वाले को कराची से प्यार नहीं, तो है। आपस में साथ नहीं बैठते ना, साथ नहीं बैठते, ये पॉइंट है। नहीं बैठते ना। बताए कभी देखा आपने? कभी आपने देखा सबको साथ बैठा हुए? बताए कभी जीवे? जब पीटीआई के 14 एमएलए थे कराची में, तो 6 एमएलए पठान थे और तकरीबन 7 एमएलए, 7 से 8 जो थे वो उर्दू स्पीकिंग थे। पीटीआई के एमएलए से सब आपस में बात नहीं करते थे। ये तो खतरनाक है। नहीं बात ये नहीं समझे उस समय। देखिए, कुछ नेचुरल प्रॉब्लम भी है, कल्चर भी बिल्कुल अलग अलग है, रहने का तरीका भी अलग अलग है, तो वो रीज़न है। ओके। देखिए ना, आप कभी डॉक्यूमेंट्री बनाएं औरंगी टाउन के ऊपर। औरंगी टाउन की आबादी इस वक्त कम से कम 5 लाख होगी। इट इज द बिगेस्ट स्लम्प ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। नॉट अ सिंगल बंदा इज अनएम्प्लॉयड। आप मुझे पूरे कराची में कोई एक उर्दू भीख मांगता दिखाते हैं। जितने लोग भीख मांग रहे हैं, या वो सराइकी होंगे या पठान होंगे। ये मेरी बात, मैंने बड़ी खतरनाक बात की है, सोचना कभी मैं क्या कह रहा हूँ। सही। एक बंदा दिखा दें जो भीख मांग रहा हो। ये आप ठीक कह रहे हैं। जितनी खवातीन खुदा ना खास्ता दूसरे किस्म के कारोबार में इन्वॉल्व है, उसमें 99% उर्दू नहीं है। वो इंटीरियर से किडनैप की हुई औरतें। तो इस शहर की डायनेमिक है ना, इसके ऊपर आप अगर मुझे कहेंगी ना, तो मैं आपके साथ 5 घंटे गुफ्तगू कर सकता हूँ। मैंने इस शहर की इतने करीब से चीज़ों को देखा है, क्योंकि मैं SIUT में बैठता हूँ, हमारे पास हर तरह का बंदा आता है। तो इस शहर की डायनेमिक बड़ी अजीबोगरीब है। अब इस डायनेमिक के साथ इसका वाली वारिस कोई नहीं है। मसला ये ना कि किसका शहर है, किसका शहर है, किसका शहर है। अब हम जो डिफेंस में बैठे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम पुल से नीचे नहीं उतरते, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे यार ठीक है, ख़त्म है बात। हमारा पानी भी अच्छा है, सोलर लगाया हुआ है, पानी, सड़क भी ठीक है, सब्ज़ी ठीक है, बाजार भी सही है, सब काम चल रहा है। तो 2 शहर बने हुए हैं ना, 2 शहर बने हुए हैं। तो शर्मिला फारूकी सही कहती ना, पेरिस से बेहतर है। पेरिस, वो वाला पेरिस से बेहतर है। क्या हद है ना, सही कह रही है ना वो। अब आप उससे कहती है नहीं, पहले से बेहतर नहीं है। ये जो पुल से नीचे है वो पेरिस से बेहतर नहीं है। मैंने किसी प्रोग्राम में कल परसों कहा था कि मुझे अनमोल पिंकी का कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अनमोल पिंकी बेच रही है कोकेन, और कोकेन की लोएस्ट प्राइस होती है 10,000 रुपये। गरीब आदमी का मसला ही नहीं है ये।
ये तो अमीर आदमी के बच्चे का केस है, गरीब आदमी तो कोकेन अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बेचने दो बेचारी को। तो केस ही डिफरेंट है ना, आप उसको गलत ट्रीट, कोकेन तो आइटम ही बड़े आदमी का है ना। तो अब जब बड़े आदमी के बच्चे मर रहे हैं, जब आपको परेशानी हुई है ना, जो गरीब आदमी का बच्चा चरस से मर रहा था लियारी में, जब आपको परेशानी कोई नहीं थी, जब दो, एक एमएनए का बच्चा मर गया, एक दूसरी सेनेटर का बच्चा मर गया, बच्ची मर गई, अब आप कह रहे हैं कि नोटबंदी को पकड़ लो। इसलिए कि कोकेन का केस है, कोकेन तो होती कम से कम 10-12 हज़ार रुपए की कोकेन मिलती है। और उसमें भी ऐसा लगता है जैसे पिंकी तक महदूद हो गए, उसके पीछे नहीं, मैं इतना तो- बड़ा नेटवर्क है, नहीं, वहां तक भी जाओ नहीं, भाई। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो गरीब आदमी का केस ही नहीं है, कोकेन तो है ही बड़े आदमी का केस। लियारी में, नाजराबाद में, गोलीबार में कोकेन थोड़ी बिकती है, ये तो बिकती डिफेंस और क्लिफ्टन में है, क्योंकि है ही बड़े आदमी का केस। तो इसलिए परेशानी की क्या बात है। ईरान के मामले के ऊपर आप क्या देखते हैं? ईरान फातेह पहले दिन से, या फिर ईरान को जितना डैमेज हो गया इस जंग की सूरत में, नेशन के तौर पे तो वो लोग खड़े हुए हैं, लेकिन डैमेजेस भी हुए हैं, इसके ऊपर बात नहीं की जा रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ईरान ने खुद को मनवाया भी और नुकसान उठाया भी है। मैं अहले तशी हूँ, ठीक है, शायद मैं एक आम आदमी से ज़्यादा ईरान को जानता हूँ। ईरान की जो एरिया है ना, टोटल एरिया, वो सऊदी अरब से ज़्यादा है, ठीक है, और वो प्लेटो है, तथा मुर्तफ़ा है, वहाँ प्लेन लैंड नहीं है। तो ईरान में अगर आप बम मारते हैं ना, तो अफ़गानिस्तान की तरह होता है, मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि आप बम मारेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो प्लेटो है। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, अमेरिकन्स ने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट किया है, शहरी आबादियों को जनरली हिट नहीं किया। ये मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। और उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको हिट किया है। तो सोसाइटी जो ईरान की है उसको कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, ये मैं क्लियर हूँ, ठीक है। शायद आपको पता है या नहीं पता, ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें रोटी मुफ्त है, ठीक है ना, बहुत कम पैसे मिलती है। तो ईरान वो ईरान नहीं है जो आप समझ रही हैं। ईरान एक रीजनेबली डेवलप्ड कंट्री है, और ईरान आज कोई ऑर्थोडॉक्स मजहबी मुल्क भी नहीं है, ये भी आप लोगों की गलतफहमी है। ये ईरान का जो आप समझते हैं कोई ऑर्थोडॉक्स मजहबी सिस्टम चल रहा है, ये गलत है। ईरान में एक दो शहर हैं या थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑब्जर्वेंस खोम और मशहद के अलावा, बाकी शहरों में बिल्कुल जिस तरह आम है इस तरह काम होता है। तीसरी बात, ईरान दुनिया का वो मुल्क है जिसमें औरतों की तकरीबन 90% काम करती है, और ईरान वो मुल्क है जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो दुनिया का लोएस्ट है, ठीक है। ईरान ने मॉरल जंग जीत ली है, और ईरान अब मेजर पावर बनने जा रहा है पर्शियन गल्फ का, और उसमें सबसे अच्छी बात, खुशी की बात यह है उस पावर बनने में कि उसमें इस इलाके में ईरान का एक ही दोस्त है, वो पाकिस्तान। एक दोस्त है बस, पाकिस्तान। वो क्यों है आप बताएं, वो क्यों है? आप बताएं ना। इसलिए कि ईरान जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ट्रेडिशनली, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान का आर्ट, लिटरेचर, पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी, पाकिस्तान की पूरा मैकेनिज्म, ये अरब से नहीं आया, ईरान से आया है। हमारा अरब से कोई रिश्ता नहीं है। जितने लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं आज, जो आज रहते हैं, या तो वो लोग हैं जो ईरान से आए और ईरान से आके यहाँ सेटल हो गए, अरब से ईरान आए, ईरान से यहाँ आ गए, या वो लोग हैं जिन्होंने जो यहाँ के लोग थे वो कन्वर्ट हुए। पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट लिंक अरब के साथ नहीं है, ईरान के साथ है, कल्चरल लिंक। तो हम दोनों टेक्निकली एक
एक कल्चर का हिस्सा है। जब गोरा नहीं आया था तो हमारे इलाकों हमारे इस इलाके में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे लीगल ज़बान पर्शियन थी, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो रिलेशन ईरान के साथ है वो मज़हब का नहीं है, कल्चर का है। कल्चर का रीज़न है। ईरान का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट, उसका नाम है इकबाल लाहौरी। वो इकबाल को इकबाल लाहौरी कहते हैं। जो अल्लामा इकबाल को वो इकबाल लाहौरी कहते हैं। वो ईरान का, इकबाल की जो पर्शियन पोइट्री है वो ईरान की बड़ी पोइट्री है। वो कहते हैं यार आप लोगों को तो आता ही नहीं कुछ, आप तो इकबाल के बारे में, आप इकबाल को समझते ही नहीं। इकबाल तो पर्शियन का शायर है, वो तो अल्लामा इकबाल को पर्शियन का शायर मानते हैं। तो हम लोग ईरान को गलत समझते हैं, हम शिया करके ईरान को ख़राब करते हैं। ईरान का ताल्लुक शियाइज़्म से नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात जो लोगों को पता नहीं है कि पर्शियन गल्फ जो है, इस पे जितना भी ऑयल निकलता है, जिन इलाकों से ऑयल निकलता है, चाहे वो उधर हो या इधर हो, वो सब शिया इलाके। उधर भी जो सऊदी अरब में ऑयल निकलता है, दमाम में और खुबर में, वो सुन्नी नहीं है, शिया हैं। ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ सऊदी अरेबिया जहाँ ऑयल निकलता है वो शिया इलाका है, इराक शिया इलाका है। जितनी भी पर्शियन गल्फ में सिवाय अबू धाबी के सिर्फ जितने भी ऑयल के रिजर्व्स हैं वो इन इलाकों में जहाँ की पॉपुलेशन शिया है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती इंसान की, मुसलमानों की ये है कि आप इन मुसलमानों को, पहले तो इंसानों को मज़हब में तकसीम करती हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सबसे बड़ी गलती है। फिर आप मुसलमानों में आने के बाद शिया सुन्नी करती है। सबसे इंसान की सिर्फ एक तकसीम है कि वो इंसान है, बस। और कुछ आप इंसानों को डिवाइड नहीं कर सकती इस बुनियाद पे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये पारसी है। हमारे तो बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं पारसियों के साथ, तो इसलिए हम तो पारसियों को कभी बुरा नहीं कहते, इसलिए हमारी दोस्तियाँ रही है। तो हम किसी दूसरे मज़हब वाले को इसलिए बुरा नहीं कहते कि उसका अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम किसी को लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो हमने ये जो एक बेड़ा उठाया हुआ है ना कि हम सबसे बेहतर हैं, ये गलत है। जब आपके दिमाग में ये आ जाए कि मैं सबसे बेहतर हूँ, तो आप दूसरे वाले को डिग्रेड कर रहे हैं ना। आपको ये कहने का हक हासिल नहीं है सबसे बेहतर है, उसको भी आप उतनी इज्जत दें ना। हमारे यहाँ मसला क्या है, देखिए एक बात आप याद रखें, एक लफ्ज़ हम बहुत इस्तेमाल करते हैं पर्सनल लाइफ में भी, और वो लफ्ज़ है टॉलरेंस। इसमें इस बंदे में टॉलरेंस नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से टॉलरेंस लफ्ज़ ही गलत है, इसको डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। टॉलरेंस का मतलब होता है कि आप गलत हैं, मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूँ। तो ये मतलब है ना कि टॉलरेट का मतलब आप गलत है, मैं टॉलरेट कर रहा हूँ ना। टॉलरेशन इज द रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए। दोनों को साथ जिंदा रहना है। टॉलरेट का मतलब यार ये बड़ा खराब आदमी है, मैं इसको टॉलरेट कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। हाँ? बहुत क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। टॉलरेट, हाँ बर्दाश्त किसको करते हैं? बर्दाश्त तो बुराई को करते हैं ना। हाँ जी, हाँ। तो टॉलरेट, बर्दाश्त जो है ये लफ्ज़ ही गलत है। आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, आप को एग्जिस्ट करते हैं। दोनों को साथ एग्जिस्ट करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को हाँ यार हम उनके साथ टॉलरेट नहीं होता है इंसान। अब हमारा मसला है, हमें लोगों ने सिखा दिया कि इस्लाम में बड़ी टॉलरेंस है। इस्लाम में टॉलरेंस नहीं है, इस्लाम में को एग्जिस्टेंस है कि दोनों साथ रहेंगे। या तो आप पूरी दुनिया, या फिर आप ये मिशन बना लें कि मैं सारी दुनिया को मुसलमान करने जा रहा हूँ। जापान चले गए तबलीगी वाले, अभी रिसेंट वाकया है, वो जब तबलीगी जमात वाले जब जापान चले गए तो उन्होंने कहा जी आप ये करें मजहब पे आ जाए। तो उन्होंने कहा सब आप क्या बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ पता नहीं कौन सा शहर था, आज तक कभी चोरी हुई नहीं। तो आप हमें कह रहे हैं मुसलमान हैं, आपके यहाँ रोज़ाना चोरी होती है। तो आप हमें कह रहे हैं मुसलमान हैं, कहते नहीं आप मुसलमान कह रहे हैं हमारे यहाँ चोरी होती है, हमारे यहाँ तो 50 साल से चोरी कोई नहीं हुई। फिर आप कहते हैं मुसलमान, तो हम किस लिए मुसलमान हो जाए? हाँ, ये अभी रिसेंट का वाकया है। नीदरलैंड के अंदर जेल को बंद कर दिया गया, खत्म कर दी गई जेल। जो लाइफ प्रिजन वाली जेल होती है वो खत्म कर दी गई। क्यों? कि कोई बंदा कत्ल ही नहीं हुआ पिछले 20 साल से।
वो इतने ईमानदार हैं। नहीं, ईमानदार नहीं, मर्डर होता है ना, जब मर्डर होता है तो मर्डर हम बर्दाश्त और टॉलरेंस हमारे यहाँ समझी। मर्डर होता है ना, जब मर्डर होता है नीदरलैंड में तो उसको सजा नहीं देते, उसका साइको एनालिसिस होता है कि यार इसने मर्डर किया क्यों। we go deep into reasons कि why he has murdered, what are the compulsion कि इसने मर्डर कर दिया, और वो उसकी एनालिसिस करते हैं। हमारे यहाँ तो कातिल को फांसी लगा देते हैं, उनके यहाँ पिछले नीदरलैंड में पिछले शायद 10 साल में उन्होंने 5-6 जेलें ख़त्म करनी पड़ी, बंदे ही नहीं थे, कैदी थे ही नहीं। हमारे यहाँ जेल पे जाके देखें वहाँ बंदा चल रहा है, क्यों इतने कैदी हैं, क्यों? ज्यादा तो फिर आप कहते हैं हमारा मज़हब सबसे अच्छा है, मस्जिदें भी भरी हुई हैं, सब कुछ चल रहा है, फिर क्या मतलब है? कहीं ना कहीं तो कोई सितारे नहीं मिल रहे ना, क्या हो रहा है? ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को समझ नहीं आती बातें, ये चीज़ें रियलिटी है लाइफ की। अच्छा, ये बात आपसे कोई नहीं करेगा कि नीदरलैंड, अच्छा वो कहेगा यार नीदरलैंड में फांसी है, ये है, वो है, ठीक है। ओ भाई, इंसान को इंसाफ तो मिल रहा है, कम से कम रोटी तो मिल रही है ना। तुम ना इंसाफ दे रहे ना रोटी दे रहे, फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कहता है कि जब हम रिस्क कम कर देते हैं और रिस्क बढ़ा देते हैं, जब आप नाशुक्री करते हैं और जब आप शुक्र करते हैं तो हम रिस्क बढ़ा देते हैं, नाशुक्री करते हैं तो कम कर देते हैं। अगर आप रिस्क को सही तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो ये नाशुक्री है, उससे माशरे का रिस्क कम हो जाता है। और अगर रिस्क को सही तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये शुक्र है उस रिस्क का। वो लोग अपने रिस्क को सही तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको रिस्क दिए जा रहा है। हम रिस्क को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारा रिस्क खींचता जा रहा है। बहुत सीधे साधे अंदाज में बड़ी बड़ी बातें आपने हमें समझाई आज। बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। ठीक है।